हेलो बच्चों, आज हम लोग सेल में आगे जो है सेल चैप्टर चल रहा था जिसमें आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस तक हमने स्टडी कर लिया था। लास्ट बिल्कुल हमारा इस चैप्टर का एंडिंग चल रहा है। न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट जो होता है जिसको हम क्रोमोसोम क्रोमेटिड कहते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये सेल है मान लीजिए, तो सेल के सेंटर में हमने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड कंटेंट होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कह सकते हैं, डीएनए ही आगे कंडेंस्ड हो गया क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखाई देता है और या क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए हमें या तो क्रोमेटिन के रूप में दिखेगा या क्रोमोसोम के रूप में दिखेगा। क्रोमेटिन के रूप में कब दिखेगा? इंटरफेज स्टेज में, इंटरफेज स्टेज में, है ना। और क्रोमोसोम के फॉर्म में कब दिखेगा? एम फेज में। जब हम सेल डिवीजन बताएंगे आपको तो सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेज क्या है, एम फेज क्या है। अभी आप एक लाइन में बस इतना जान लीजिए कि जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल के डिवाइड होने का टाइम आता है, हम जानते हैं कि सेल डिवाइड होती रहती हैं, एक सेल से दो सेल, चार सेल ऐसे बनती रहती है, सेल के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो जब सेल का एक्चुअल में डिवाइड होने का टाइम होता है उसको हम एम फेज बोलते हैं। और जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, प्रिपरेटरी फेज यू कैन से, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है, वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रही है, तो हमें सेल के अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में डीएनए दिखेगा। और अगर एम फेज में है, बिल्कुल सेल डिवाइड होने वाली है, तो किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमोसोम फॉर्म में दिखेगा। ओके, अब देखते हैं क्रोमोसोम या क्रोमेटिन है क्या। देखिए, जब हम क्रोमेटिन देखते हैं तो क्रोमेटिन क्या है? बिल्कुल ऐसे जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फाइबर्स जो है, पूरा नेटवर्क ऑफ फाइबर्स फैला होता है इसके अंदर, जो क्लियरली विजिबल नहीं होते। इंटरफेज स्टेज में अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो जेनेटिक मटेरियल को हम क्लियरली देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे किस फेज में देखते हैं? एम फेज में देखते हैं। और एम फेज में भी आएगा एक मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, पहले ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, जैसे डीएनए होता है, फिर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या हो जाते हैं? रैप हो जाते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और फिर ये क्रोमेटिन भी आगे फर्दर बिल्कुल रैप हो जाएंगे, जैसे एक धागा है उसको ऐसे दोहरा और ट्रिपल कर लो, कई बार उसको लपेट लो धागे को, तो एक छोटा सा इतना बड़ा सा रील जो तैयार हो जाए उसको आप कहेंगे क्या? क्रोमोसोम, यानी कि हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल का। तो अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या है? वही क्रोमेटिन का ये पूरा थ्रेड है, इसके अंदर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन का बंडल है। इसका ये जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सेंट्रल में ये कंस्ट्रिक्शन बना हुआ है, एक दबाव बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाहर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के आउटसाइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। 2 मिनट, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ओके, काइनेटोकोर का काम क्या है? जब सेल डिवाइड होने वाली होगी तो स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर से ही अटैच होंगी और काइनेटोकोर से ही पकड़ के क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। काइनेटोकोर हो गया, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये दोनों इसके बाहर ये क्या है? ये क्रोमेटिड्स हैं। जनरली जब हम मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को देखते हैं तो एक यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से या काइनेटोकोर से 2 क्रोमेटिड्स लगे होते हैं, इनको हम क्रोमेटिड बोलेंगे। ठीक है, कितने क्रोमेटिड्स लगे हैं? 1 और 2, तो टोटल क्रोमेटिड्स कितने हो गए? 2 क्रोमेटिड बोलते हैं इनको। क्रोमेटिड्स कुछ भी नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि 2 क्रोमेटिड हैं, तो यानी कि डीएनए का कंटेंट डबल है, जितना डीएनए होना चाहिए उसका डबल कंटेंट है। तो इस स्टेज में भी क्रोमोसोम होता है, इस स्टेज में भी होता है, लेकिन इस स्टेज में हमें कब दिखता है? मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में हमें इस तरीके का क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। तो जब भी हम बुक में या कहीं भी देखते हैं तो क्रोमोसोम का डायग्राम ऐसा ही बना होता है। क्यों? क्योंकि मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम बिल्कुल अच्छे से विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के नीचे और इस तरीके से दिखाई देता है।
बीच में एक कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाहर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से ही पकड़ के क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा जब सेल डिवाइड होगी तब। ओके, और ये एक काइनेटोकोर से कितने क्रोमेटिड्स लगे हुए हैं? 2 क्रोमेटिड्स लगे हैं, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। ओके, एक्स जैसा ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे एक क्रोमेटिड हो गया, दूसरा क्रोमेटिड हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वी कैन डिवाइड क्रोमोसोम इन मैनी डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो देखते हैं कितने टाइप में हम इसको डिवाइड, हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वी कैन डिवाइड क्रोमोसोम्स इन फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वाला है हमारा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल मिडिल में, सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोसोम के कहाँ होगा? मिडिल में होगा। जैसे ये आपका क्रोमोसोम है तो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ है? मिडिल में है। इसको आप लोग लिख लेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि मिडिल से थोड़ा सा दूर, यानी सेंट्रोमियर जस्ट अवे, लिटिल अवे आप कह सकते हैं, लिटिल अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होगा। जैसे ये बनाया हमने क्रोमोसोम, तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर यहाँ पे है, होना चाहिए था बिल्कुल मिडिल में। तो इससे क्या होगा कि एक आर्म छोटा होगा और एक आर्म क्या होगा? बड़ा होगा। अगर मिडिल में होगा तो दोनों आर्म इक्वल होंगे, और मिडिल से थोड़ा सा दूर है तो एक आर्म आपको छोटा बनाना है और एक आर्म क्या बनाना है? बड़ा बनाना है। एक्रोसेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर है वो लिटिल अवे नहीं होगा मिडिल से, बहुत ज्यादा अवे होगा मिडिल से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक आर्म बहुत छोटा हो जाएगा और एक आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सेंट्रोमियर यहाँ आ गया, सेंट्रोमियर। इसमें आप लिखेंगे कि द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द मिडिल पोजीशन। ओके, इसमें वन आर्म वेरी बिग एंड वन आर्म वेरी स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब ये होता है एकदम टॉप पर, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पर होगा। तो सेंट्रोमियर हम यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके में क्या होगा कि जब सेंट्रोमियर एकदम ऊपर आ गया तो एक आर्म तो बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाएगी, सिर्फ एक आर्म ही रह जाएगी क्रोमोसोम की। तो सेंट्रोमियर कहाँ पे है? सेंट्रोमियर एट द टॉप, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे चला गया। सेंट्रोमियर ही क्रोमोसोम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, अब एकदम टॉप पे है तो एक आर्म तो बहुत बड़ी हो ही जाएगी और दूसरी आर्म डिसअपियर ही हो जाएगी। इसमें आप क्या लिखेंगे? सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम मिडिल, मिडिल पोजीशन। ओके, मिडिल पोजीशन से दूर है। तो इसमें भी वन आर्म वेरी स्मॉल एंड वन आर्म वेरी लार्ज, यू कैन से। इसमें वन आर्म स्मॉलर, वन आर्म लार्जर। इसमें दोनों आर्म इक्वल होंगी क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को इतने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो एक स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में इनको उठा के पोल पे लेके जाया जाता है। क्रोमोसोम को जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे, स्पिंडल फाइबर आके काइनेटोकोर पे अटैच करेंगे और क्रोमोसोम को पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, पोल पर डिवाइड करेंगे इनको। तो जब ये पोल पे जाने लगते हैं ना तो इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? आप सोचो कि जहाँ पे सेंट्रोमियर है वहीं पे काइनेटोकोर होगा और काइनेटोकोर से ही पकड़ के इनको उठा के लेके जाया जाता है। तो जिसके दोनों आर्म इक्वल होंगे, जब उनको ऐसे काइनेटोकोर से उठाएंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये होते हैं एनाफेज स्टेज में, ये वी शेप के दिखते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि वी शेप। एनाफेज स्टेज में ये किस शेप के दिखेंगे? वी शेप के दिखेंगे। जैसे मैं मुझे ये मिल गया, इसमें दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है। अब मैं कह रही हूँ कि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है, तो ये मिडिल पोजीशन पे हमने सेंट्रोमियर यहाँ पे कर लिया, यहीं पे हमारा काइनेटोकोर होगा। और मैं कह रही हूँ कि स्पिंडल फाइबर जो होंगे सेंट्रोमियर पर से ही, यानी काइनेटोकोर के पास से ही इनको उठा के ऊपर ले जाएंगे। अब इनको जब उठाया जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? देख रहे हैं, ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं इनको, ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं इनको सेंटर से। तो वी शेप का बन गया कि नहीं बन गया? इनके दोनों आर्म ऐसे नीचे लटक रहे हैं,
इनको उठा के लेके जाया जा रहा है, पोल पे लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम को मिडिल पोजीशन से पोल पे ले जाएंगे, तभी सेल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो जब ये ऐसे उठा के ले जाएंगे, सेंट्रोमियर मिडिल में है तो वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है इन केस ऑफ मेटासेंट्रिक। अब इसमें देखते हैं सब मेटासेंट्रिक में, इसमें सेंट्रोमियर मिडिल में नहीं है। जैसे ये क्रोमोसोम है तो आपका सेंट्रोमियर यहाँ मिडिल में नहीं है, सेंट्रोमियर हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ बना देंगे, अब यहाँ से इनको ऐसे पकड़ के ले जाएंगे तो कैसा शेप बन रहा है, देखिए अब वी नहीं बन रहा है, अब कैसा शेप बन रहा है, अब बन रहा है जे शेप, जे या एल, एल शेप। आई थिंक ये एल जैसा लगेगा, कैसा लगेगा, एल जैसा शेप बनेगा, क्योंकि 1 आर्म छोटी है और 1 आर्म बड़ी है, तो ये एल जैसा शेप बन गया। तो इसका शेप कैसा होगा, एल शेप का होगा। किस स्टेज में, एनाफेज स्टेज में ये एल शेप का दिखेगा। एक्रोसेंट्रिक में देखते हैं, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा और ऊपर है, तो सेंट्रोमियर मान लो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, सेंट्रोमियर यहाँ पे है। अब इसको सेंट्रोमियर से जब उठा के ले जाएंगे तो कैसा शेप बनेगा, इमेजिन करो कैसा शेप लग रहा है आपको, ऐसे उठा के ले जाएंगे तो ये जे जैसा बन रहा है, जे ABCD का अल्फाबेट का जो जे होता है वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये जे शेप का बनेगा। और जो बिल्कुल टॉप पर है जिसमें सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे है, बिल्कुल ऊपर, इसको जब उठा के ले जाएंगे तो यही टॉप से उठा के ले जाएंगे तो कैसा बन रहा है, देखिए ये ABCD अल्फाबेट में किसके जैसा लग रहा है आपको, यहीं से उठाएंगे ऊपर से तो आई शेप का बनेगा। किस शेप का है ये, आई जैसा लग रहा है ना, तो ये आई शेप का होगा, आई शेप, ठीक है। उठा के ले जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सेल है, सेल मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम यहीं पे आके मेटासेंट्रिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। फिर ऊपर से स्पिंडल फाइबर आते हैं, इनके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और इनको घसीट के पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर ले जा रहे होते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ पे सेंट्रोमियर होता है वहीं से पकड़ते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर के पास ही काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और क्रोमोसोम को पकड़ के पोल पे ले जाएगा। तो ले जाते समय जब ये ऊपर जा रहे हैं तो इनका शेप कैसा हो जाएगा, अगर ये मेटासेंट्रिक है तो वी शेप का बनेगा, अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप का बनेगा, और अगर ये एक्रोसेंट्रिक है तो जे शेप का बनेगा, और टीलोसेंट्रिक है तो आई शेप का बनेगा। तो ये आपका क्रोमोसोम यहाँ पे होता है खत्म। जितना NCERT में दिया गया उतना क्रोमोसोम आपको मैंने बता दिया। कुछ और बेसिक एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको अगर क्रोमोसोम के बारे में लेनी है तो उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ये 11th क्लास के NCERT के लिए सफिशियंट है। ओके, तो मैं एक बार हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी इसमें जो छोटे मोटे टॉपिक बचे होंगे सेल चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके, गुड बाय बच्चों।